नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम इस वीडियो में प्लेटो के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यूपीएससी मेंस और यूपीपीसीएस मेंस में स्पेशली इथिक्स को फोकस करके पढ़ाई करते हैं, क्योंकि प्लेटो का कॉन्सेप्ट वहां पर भी एप्लीकेबल होता है दोस्तों। इसके अलावा आप बहुत सारे जो थिंकर हैं उनके कॉन्सेप्ट में भी देखने को मिलेगा। अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि प्लेटो के अर्ली लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं, वो कब आया, कैसे आया, उस पर इन्फ्लुएंस किसका हुआ, ताकि उसके थ्योरीज इस तरीके से निकल के आए। तो दोस्तों, प्लेटो एथेंस में एक बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ था। मतलब वो ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जिसका राजा के खानदान से रिलेशन था, तो उसको पैसे वैसे की कमी थी नहीं और ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, और फ्यूचर में वो शासक ही बनना चाहता था। बट वो धीरे धीरे क्या होता है, इन्फ्लुएंस में आता है आपके सोक्रेटिस के, और सोक्रेटिस के बहुत सारे आइडियाज उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे थ्योरी ऑफ सोल है, थ्योरी ऑफ नॉलेज है, ये कहीं ना कहीं इंस्पायर है आपके सोक्रेटिस से। और वैसे ही पैरामेंडिस के कॉन्सेप्ट जो है थ्योरी ऑफ चेंज, ये भी इंस्पायर है किससे, प्लेटो का। प्लेटो जो इंस्पायर होता है इस थ्योरी से, ये भी आपका पैरामेंडिस से दिया हुआ है। और वैसे ही बात करें दोस्तों, प्लेटो का जो एकेडमी था, जो उसने स्कूल बनाया आगे चल करके, उस स्कूल पे मैथ इज नेसेसरी वो लिखा जो था, वो कहीं ना कहीं पाइथागोरस से इंस्पायर था। तो उसके जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है बहुत सारे हैं। बट अब रियलिटी आती है कि जब वो बंदा अपने लाइफ में पहले से डिसाइड था कि एक राजा के घर में पैदा हुआ है तो शासक बनेगा, और वो तो खुद अपने उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें मिलता है कि वो खुद चाहता था कि एक कवि बने, और देसी दो में से उसे बनना था, या तो एक शासक बनेगा या तो कवि बनेगा, क्योंकि उसकी फैमिली एक अच्छे बैकग्राउंड से आती थी, जो कि उस समय के रॉयल फैमिली से रिलेशन था। तो बाद में ऐसा क्या होता है कि वो फिलासफर बन जाता है। तो क्या होता है दोस्तों कि उस समय जो वहाँ की गवर्नमेंट थी आपकी एथेंस की, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, और वहाँ के चुने हुए लोगों ने जो है आपके सोक्रेटिस को कहते हैं डेथ सेंटेंस देने के लिए, और उसे जहर पीने के लिए कहते हैं। और ये बात प्लेटो के माइंड में बहुत ज़्यादा चुभती है, और चुभने की वजह से प्लेटो डिसाइड करता है कि इन सबको एक्सपोज करेगा। अपने एक्सपोज करने का मतलब ये नहीं है कि वो फिर जाके विद्रोह करेगा, वो अपने आइडियोलॉजी से समझाने की कोशिश करेगा कि उसके गुरु यानी कि जो सोक्रेटिस थे वो राइट थे। और इसी के थ्रू दोस्तों वो चाहता है कि एक जस्ट स्टेट बनाया जाए। अब आप सोचते होंगे कि जस्ट स्टेट का मतलब क्या है। तो जस्ट स्टेट का मतलब है प्लेटो के अकॉर्डिंग कि एक ऐसा राज्य बनाया जाए जहां पर लोग वही काम करें जो वो नेचुरली उस चीज के लिए बने हुए हैं। अब बताइए, मैं किसी चीज के, या कोई भी आदमी कैसे नेचुरली किसी चीज के लिए बना हुआ है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसने थ्योरी ऑफ एजुकेशन दिया, और थ्योरी ऑफ एजुकेशन के थ्रू वो चाहता है कि लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए कि इसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, और इसके बावजूद कोई आदमी अपने काम को अच्छे से करे और अच्छे से। इसलिए उसने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म दिया, और थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को जो पास करेगा, इन सबको इंक्लूड करके वो इसके बाद आपको देता है थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। तो यही चार कॉन्सेप्ट उसके मेनली हैं जो कि आसपास रिवॉल्व होते हैं। तो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे जस्टिस क्या है। तो कहता है जस्टिस स्टेट और इंडिविजुअल के लिए दोनों सिमिलर ही हैं लगभग। वो कहता है कि एक राज्य में जो व्यक्ति, जैसे मैं एक इंसान हूं, मान लो, तो मेरे अंदर तीन क्वालिटीज हो सकती हैं। या तो मेरे अंदर क्या होगा, एपेटाइट होगा, या तो मेरे अंदर करेज होगा, या तो मेरे अंदर रीजन होगा। तो कहता है कि तीनों क्वालिटीज हर आदमी में पाई जाती हैं। जो आदमी होगा, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं और दो लोग और हैं मान लो, तो तीन लोग, हम लोग खड़े हैं, तो तीनों के अंदर ये तीनों क्वालिटीज होंगी, रीजन, करेज और एपेटाइट। बट जिसके अंदर सबसे ज्यादा रीजन होगा, रीजनिंग की क्वालिटी होगी, उस सोच समझ के काम लेगा, उसको हम शासक बनाएंगे। और वो व्यक्ति जिसके अंदर करेज, साहस ज्यादा होगी, उसको हम मिलिट्री में रखेंगे। और वो व्यक्ति जिसके अंदर एपेटाइट, डिजायर ज्यादा होगा, उसको हम बिजनेस क्लास बनाएंगे। अब ये ऐसा कौन मानता है, प्लेटो मानता है। अब बताइए कि कैसे किसी को आइडेंटिफाई करेंगे, किसके अंदर रीजनिंग ज्यादा है, किसके अंदर एपेटाइट ज्यादा है, किसके अंदर करेज ज्यादा है। इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए उसने प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया एजुकेशन सिस्टम का। उसने कहा कि आपको 0 से लेकर के 6 तक के बच्चों को मोरल एजुकेशन दिया जाएगा और बेसिक नॉलेज दिया जाएगा म्यूजिक का, लेकिन 6 से लेकर के 19 ईयर यानी कि 20 साल तक के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी मिलिट्री वगैरह की। और इसके बाद जो बच्चे फेल होंगे उनको हम भेज दिया जाएगा कि वो जाके ट्रेड करें, क्योंकि उनकी एपेटाइट इक्वालिटी जो है ट्रेडिंग करने के लिए है। और उसके बाद जो एग्जाम होगा सेकंड फेज का, उसमें जो लोग पास होंगे वो जाएंगे फिलोसफर किंग के लिए, और जो फेल हो जाएंगे वो जाएंगे मिलिट्री सेवा के लिए। और उसके बाद 35 ईयर के बाद जो भी लोग बचेंगे उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा फिलोसफर किंग का। तो ऐसे उसका ये थ्योरी ऑफ जस्टिस है और फिलोसफर किंग से जुड़ा हुआ है। अब कि जैसे मान लीजिए 3 लोग, मैं बताया 3 लोग, एक बंदे के अंदर आपका है क्या, एपेटाइट ज्यादा है जो कि बिजनेस क्लास का है, दूसरे के अंदर करेज ज्यादा है जो कि आर्मी में है, और तीसरे के अंदर रीजन ज्यादा है जो शासक है। तो मान लीजिए कि मेरे अंदर रीजनिंग ज्यादा है तो मैंने शासक बन गया, और शासक बनने के बाद मैंने गवर्नेंस संभाला, और दूसरे व्यक्ति जो बी है उसके अकॉर्डिंग
वो राज्य को प्रोटेक्ट कर रहा है, और सी जो है बिजनेस करके जो पैसा कमा रहा है उससे टैक्स दे रहा है, तो पूरा गवर्नमेंट चल रहा है। तो तीनों व्यक्ति के नेचर, बेसिक ह्यूमन नेचर जो है, उनकी नेचर के अकॉर्डिंग उन्हें जॉब मिल गया, और उस नेचर की वजह से स्टेट में जस्टिस आ गई, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा। तो उसी का ये थ्योरी ऑफ जस्टिस है। अब हम बात करते हैं दोस्तों उसका थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म की। तो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ये है, उसमें ये कहता है कि जो शासक वर्ग होंगे, स्पेशली जिसके अंदर रीजनिंग होगी और जिसके अंदर करेज होगा, इन दोनों के पास ना ही तो फैमिली होगी और ना ही ये प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं। बट प्रॉपर्टी और फैमिली को होल्ड करने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को देता है जिसके अंदर एपेटाइट होता है, जिसको थर्ड क्लास हुड मानता है। अब इसमें उसका ये रीजन वो ऐसा कहता है कि जो राजा होगा, रीजनिंग कर रहा होगा राजा, और जो व्यक्ति मिलिट्री क्लास में होगा, अगर जो वो रीजनिंग उसके पास फैमिली होगी, वो प्रॉपर्टी के लिए भागेगा, तो हो सकता है कि उस पोजीशन पे लेके करप्शन की बात करे, और करप्शन आए और नेपोटिज्म आए, इस वजह से स्टेट में क्या हो सकती है, अशांति हो सकती है। स्टेट में अच्छी क्वालिटी का स्टेट नहीं बन सकता है, जस्ट स्टेट नहीं बन सकता। इसी को समझाने की कोशिश करता है। और बात करें दोस्तों कि ये प्लेटो के 3 कॉन्सेप्ट हो गए। अब प्लेटो को कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, और प्लेटो का क्रिटिक की बात करें दोस्तों, तो उसका पहला क्रिटिक उसका शिष्य अरस्तु ही है। अरस्तु कहता है कि जो प्लेटो देख रहा है, जिस आइडियल राजा की बात करता है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। उसका ऐसा कहने का लॉजिक इसलिए है क्योंकि दोस्तों वो ऐसा कोई आदमी हो जो पूरी तरीके से शुद्ध और पवित्र हो, इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू फाइंड आउट। तो इसीलिए कहता है कि जो प्लेटो है वो गुड के लिए, मतलब बेस्ट के लिए गुड चीज को छोड़ रहा है। वो इसका कोटेशन है किसका, अरस्तु का। और वैसे ही देखोगे दोस्तों, कार्लाइल एक कार्ल पॉपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर है, वो कहते हैं कि जो है आपका प्लेटो एक ओपन सोसाइटी का एनिमी है। क्योंकि जैसे दोस्तों उसने सोसाइटी को 3 भागों में डिवाइड कर दिया और कह दिया कि तीनों लोग अलग अलग में ही काम करेंगे, कोई एक दूसरे का शिफ्ट नहीं कर सकता है। एक काम को छोड़ करके दूसरे काम में नहीं जा सकता, दूसरा छोड़ करके तीसरे काम में नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए आज मैं टीचर हूँ, कल को मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा, लेकिन कल को मैं एक्टिंग में बहुत अच्छा लगे तो मैं एक्टिंग में शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। ऐसा ये रिस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं ओपन सोसाइटी को मार रहा है। ऐसा लॉजिक इसका है, कार्ल पॉपर का है दोस्तों। इसलिए कार्ल पॉपर क्रिटिसाइज करते हैं।